कि मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में हैं। जैसे कई गाँवों में सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है, किसी को राशन कार्ड की समस्या है, किसी के पास घर नहीं है। बाहर निकलकर मैं लोगों की समस्याओं को समझूं और उनकी सेवा करूं। मुझे तरीका आता है, काम करना आता है। मुझे लगाएंगे, मैं रात को 2 बजेंगे, मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा। फॉर्मेलिटी करके नहीं निकलता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में 3 कैंडिडेट पूर्वांचल समाज के दे रही है। आज तक कांग्रेस ने कौन से पूर्वांचल समाज के व्यक्ति को टिकट दिया विधायक में? इस बार जब पेटी खुलेंगी तो पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। उपेंद्र चौधरी ने 10 वर्षों तक बाजपुर में काम किया है। इसी वजह से ही उपेंद्र चौधरी को भारी कहा जाता है। नहीं, सेवा कर पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा कर पाएगा। कांग्रेस वाले की चिट्ठी ही आगे नहीं जाएगी, ले ही नहीं जा पाओगे। कैसे करो इतना? वो सांसद तक पहुंचना, वो सीएम तक पहुंचने के लिए, उस मामले के लिए उपेंद्र चौधरी एक बिल्कुल काबिल कैंडिडेट है। देखिए, मैंने 100 रुपए लेके मोहर नहीं लगाई। हर माता का, हर पिता का, हर बुजुर्ग का उसको आशीर्वाद मिल रहा है और नीचे से पैर से चरण छू के आशीर्वाद मिल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत अपने इस पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय फ्रेम पर आपको मेरे साथ दिखाई दे रही होंगी कोमल चौधरी। कोमल चौधरी के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। कोमल चौधरी मौजूदा समय में ओबीसी महिला सीट होने के बाद से भाजपा की ओर से पुरैया सीट से प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर हैं। आपका स्वागत है। और आपने कीमती समय, मतलब मात्र 24 घंटे आपके पास बचे हैं और आज अंतिम दिन है आपका प्रचार का, तो इस बीच में आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद अदा करता हूँ आपका। तो शायद आप मुझे ना जानते हो, लेकिन मैं जानने की वजह बता दूँ। एक नाराज़गी है आपसे और ये नाराज़गी बेसिकली आपके हस्बैंड से है। मेरे पुराने संबंध रहे हैं उपेंद्र भाई से और एक लंबा दौर गुजारा है हमने, लेकिन आज आपने कीमती समय दिया है। तो कैसे देखते हैं अब राजनीति में कोमल चौधरी, कैसे अपने आप को पाती है? पहला सवाल मेरा। जैसा कि 20 साल से मेरे अंदर सेवा भाव है। मैं अपने घर आने वाले सभी मेहमानों का अवगत करती हूँ अच्छे से। आपके हस्बैंड एक राजनीतिक बैकग्राउंड रखते हैं? अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है राजनीतिक बैकग्राउंड रखते हैं। 20 साल हो चुके हैं और यही सेवा भाव है। मैं चाहती हूँ कि घर से बाहर निकल कर भी मैं सभी के लिए कुछ कर सकूँ। आप एक कुशल गृहिणी अभी तक रही हैं, ठीक है, और राजनीतिक बैकग्राउंड आपका रहा है, लेकिन राजनीति में आना, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सब चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएंगी? फैमिली होती है, तमाम काम और होते हैं, राजनीति में कैसे समय दे पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल रहता है महिलाओं को लेकर, वो राजनीति में यही सब रहता है। जी देखिए, बच्चे तो मेरे अब बड़े हो चुके हैं, तो वो उनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब बस मेरा यही है कि थोड़ा सा बाहर निकल कर मैं लोगों की समस्याओं को समझूं और उनकी सेवा करूं। अभी क्या क्या आपको लगता है ऐसा कुछ करके राजनीति में, जैसे आप जा रहे होंगे, पिछले 15-20 दिनों से आपका लगातार एक दौर चल रहा है, कैसे देखती हैं सब चीज़ों को? जैसे कि मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में हैं। जैसे कई गाँवों में सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है, किसी को राशन कार्ड की समस्या है, किसी के पास घर नहीं है। काफ़ी तरह की समस्याएं हैं जिस से लोग जूझ रहे हैं। मैं एक सवाल है, मैं ज़्यादा आपसे समय लूँगा नहीं इंटरव्यू में, क्योंकि आप पहली बार राजनीति में आई हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, जैसे महिला सीट होने के बावजूद ये कि कुछ कई बार कुशल गृहिणियों ने जो राजनीतिक गुणाभाग इस तरीके से हुए हैं कि उन महिलाओं को प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर आने लगे। हर व्यक्ति जितना वो अपनी ज़िंदगी में सुलझा हुआ संभला हुआ होता है, माइक पर उतना कुशल नहीं हो सकता। बहुत लोग हैं जो माइक पर नहीं बोल पाते। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो व्यक्ति माइक पर नहीं बोल सकता वो राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि माइक पर बोलने वाले कई हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। नेताओं की भाषा और शैली ये लगातार हम देखते हैं कि किस तरीके की डे बाई डे होती चली जा रही है। उस मामले में मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उपेंद्र भाई से ये सब बातें करने की कोशिश करूँगा कि जो कोमल चौधरी अभी मौजूदा समय में मैदान पर हैं, आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, ये सब हैं, और एक राजनीतिक आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। आप पर एक आरोप लग जाता है आपके पतिदेव पर, या आप ही पर एक आरोप है इस समय कि बाहरी प्रत्याशी है। कैसे कहते हैं, इस बात को कैसे देखती है कोमल चौधरी? ऐसा जिसने भी कहा है बहुत गलत किया है। इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। आजकल कौन ऐसा है जो शहर में नहीं रहता? नहीं, मैं तो उपेंद्र चौधरी को पिछले तकरीबन मैं 98 से जानता हूँ और 27 साल तकरीबन मुझे उन्हें जानते हुए। फिर ऐसा आरोप क्यों लग रहा है आप पे कि बाहरी, कोमल चौधरी पे बाहरी वाला आरोप क्यों लग जा रहा है? अब जिसने भी कहा है वो गलत कहा है, क्योंकि आजकल कौन ऐसा है, हर कोई चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो गांव से छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के कारोबार आजकल शहर में होते हैं। मैं फौजी मटकोटा की बहू हूँ और धर्मपुर की बेटी हूँ। मैं वहीं का बेटा हूँ, उसी गांव से हूँ, इत्तेफाकन रखते हैं आप। चलिए, मेरी अब अगर आपको अपनी जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं तो आप अपनी अपील कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं उपेंद्र भाई से।
जनता से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले 28 तारीख को वोट देने जरूर जाएं और मुझे भारी मतों से विजय कराएं। उगते सूरज के निशान पर मोहर लगाएं। जी साथियों, मेरे साथ इस समय कोमल चौधरी थी। अब हम उपेंद्र चौधरी जी से, इनके हस्बैंड से रूबरू होने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ फ्रेम पर है उपेंद्र चौधरी जी। नाराज़गी है बहुत ज़्यादा और मैं कैमरे पर इन सब नाराज़गियों को नहीं जाहिर करना चाहता, और बहुत कभी चुनाव के बाद कभी आपसे गिले शिकवे इस चीज़ के दूर किए जाएंगे। हालांकि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ उपेंद्र भाई, सीधे सीधे में से पहले तो बधाई हो आपको, आप इस समय प्रत्याशी के तौर पे और सबसे बड़ी पार्टी से प्रत्याशी के तौर पे पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। पहला सवाल है, क्या उपेंद्र चौधरी भारी व्यक्ति है? पहले तो मैं आपके दर्शकों का सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो आपके व्यूवर्स हैं बेबाक चर्चा के। आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया है। नहीं, मैं नाराज़गी है कि आपने आज मुझे 14-15 दिन बाद, आज लास्ट वाले दिन आप मुझे मिल रहे हो। नहीं, ऐसा रहा है कि दिए तले अंधेरा होता है, हमेशा ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए मैं सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अपने भाई को देर से ही सही समय दिया। चलो वो तो इत्तेफाकन का पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन क्या उपेंद्र चौधरी बाहरी कैंडिडेट है? देखिए, जो ऐसा कह रहे हैं या तो वो जानबूझ के कोई एक साजिशन उनके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है। जैसा मैंने आपसे कहा, मैं आपका पड़ोसी हूँ पिछले सन 95 से, तो आप ही का पड़ोसी हूँ। आपके गांव में, आपके घर में मेरी कर्मस्थली यहाँ पर है। मैंने काम आपके यहाँ शुरू करा, रहना मेरा आपके यहाँ है। आपके भाई ने मेरे को पहला प्लॉट दिलाया था जिसमें मैंने घर बनाया और जिसमें मैंने कारोबार शुरू किया। अब बाहरी कह देना, आज से पहले कभी भी उन नेताजी ने, मैं बहुत आदर सत्कार करता हूँ उनका, मेरे बहुत बड़े हैं, उन पर टिप्पणी करूँ मेरी इतनी हैसियत नहीं है और मेरे संस्कार भी नहीं मैं उन पर टिप्पणी करूँ। सिर्फ यह है कि कोई क्वेश्चन आया तो उसका जवाब देना है। मैं बाहरी नहीं हूँ। बाहरी कहना इसलिए गलत होगा, आज से पहले 10 वर्षों तक उन्होंने बाहरी बात नहीं कही। क्या कारण है? ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आज से 10 साल पहले तक आप 2 बार बाहरी नहीं कह पाए। आप मेरे लिए किसी चीज़ को बाहरी कह के अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भेदभाव है। आप कैंडिडेट पे बात करें, समझ आता है। आप विकास के मुद्दे पे चर्चा करें, समझ आता है। आपने इतना काम रुद्रपुर में रह के किया था, आपको तो विकास की परख है, आपको विकास पे चर्चा करानी चाहिए मुझसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अगर चुना जाएगा तो अधिक विकास कार्य करेगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बाहरी अंदरूनी, मैं आपके गाँव का रहने वाला नहीं हूँ। मेरी पत्नी के ननिहाल धर्मपुर की है, उसकी ससुराल मटकोटा की है। ये मैं आज पैदा कर दूंगा, मेरी रजिस्ट्री उठा के देख लीजिए पहले। सन 95 में ऐसा आरोप लग क्यों रहा है? देखिए, ये मैंने कहा ना, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। वो आरोप लगा रहे हैं, यहाँ की जनता तो नहीं स्वीकार कर रही ना। वोट किसने देना? आपने देना है, वो जनता ने देना है, माताओं बहनों ने देना। जिन्होंने वोट देना उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वोट देना, उन्होंने कैंडिडेट को देख के, प्रत्याशी के व्यवहार पे, प्रत्याशी के अपने जो प्रत्याशी को देख रहे हैं, मिलनसार व्यवहार है, प्रत्याशी लोकल है, प्रत्याशी उनके बीच में रहने वाला, उस चीज़ को देख के वो वोट कर रहे हैं। उपेंद्र भाई, एक सवाल है मेरा, और ये सवालबाजी पे, ये सवाल शायद आपसे टकराया हो ना टकराया हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं घूम कि ऐसा क्या हो गया कि भाजपा को उपेंद्र चौधरी पे भरोसा करना पड़ा, कि लोगों को आज भी, कई लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही है कि उपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन करी और आज भाजपा ने उन पर भरोसा जताया। इसकी वजह क्या रही है? ये समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, मैंने जब राजनीति शुरू की थी, मैं सन 2007 के लास्ट में, मैं इस बात पे एक और बात करता हूँ। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आज कहीं है, कल कहीं है, ठीक है। ये सवाल उन पे ना उठ के उपेंद्र चौधरी पे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सन 2007 के लास्ट में मैं राजनीति में आया और मैंने यशपाल आर्य जी के यहाँ से राजनीति शुरू की। मेरे इससे पहले नेता वही थे। मैंने उनके साथ में, उनके बेटे संजीव आर्य जी के साथ में राजनीति की और उसके बाद में मैं 2013 में आवास संघ का चेयरमैन स्तर राज्य मंत्री रहा। तो इतने समय में तो कोई आदमी बनता ही नहीं है, तो कुछ तो रहा होगा, काम करने की कला होगी, तरीका होगा। मैंने 10 वर्षों तक उनकी विधानसभा को संभाला, वहाँ पर काम किया। आज भी मेरे वहाँ पे इतने चाहने वाले भाई हैं, परिवार है मेरे, वो लोग मेरा इलेक्शन लड़ाने के लिए, चिंता करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं जब कांग्रेस में था तब भी मैं बहुत कम राजनीति का जो मेरा अनुभव था उसके हिसाब से मेरे को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। ऐसी भारतीय जनता पार्टी में मैं आया हूँ। आने के कुछ दिन बाद मेरे को उत्तराखंड सहकारी आवास संघ का चेयरमैन बनाया, स्तर राज्य मंत्री, आवास संघ का चेयरमैन बना, राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया, स्तर वही था। दूसरा, उसके बाद में मुझे ओबीसी मोर्चा में प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, जबकि उससे पहले मेरे को संगठन का अनुभव नहीं था। आज संगठन के काम का भी अनुभव है। तो ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो सब आपकी क्षमता देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके चैनल को अभी 1 साल हुआ है, आपके इतने व्यूअर्स कैसे हो गए, तो ये आपकी योग्यता, आपकी क्षमता है।
तो इस पे क्षमता पे किसी की पे कुछ लोग होते हैं 40 साल तक दरी बिछाते हैं बेचारे, और कुछ लोग होते हैं आते हैं क्योंकि उनको काम करने का अनुभव तरीका आता है। मुझे तरीका आता है, काम करना आता है, मुझे लगाएंगे मैं रात को 2 बजेंगे, मैं अपना काम पूरा करके जाऊँगा, फॉर्मेलिटी करके नहीं निकलता हूँ। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पत्नी पर भरोसा व्यक्त किया है और उनको कैंडिडेट बनाया है। अच्छा, मैं एक बात और कहता हूँ कि फिलहाल जो ये सीट है कुरैया सीट के में जातिगत समीकरण और ये धार्मिक समीकरण बहुत ज़्यादा लगते हैं, और कुरैया सीट जो है एक तरह से यूं भी कह दीजिए कि पेटेंट मानी जाती है कांग्रेस के लिए। ये किला कैसे भेजा जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। आज से पहले क्या हुआ कि कैंडिडेट के ऊपर बात होती, जब पहले हुआ तो नगर निगम का बहुत सारा क्षेत्र इसमें आता था, निगम का क्षेत्र आता था, कैंडिडेट के ऊपर भी होती कि देखो संदीप चीमा कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट थे, मैं उनके लिए कमी नहीं निकालता, एक अच्छा प्रत्याशी, वो छात्र राजनीति में रहे, उनका बजाय इसके कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज संदीप चीमा मैदान पर होते, हाँ, मेरी क्लोज फाइट होती, उपेंद्र चौधरी के लिए मुश्किलातें ज़्यादा होती। हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ क्लोज फाइट होती, संदीप चीमा चुनाव मैदान में होते, मेरे से क्लोज फाइट होती। मैं तो प्रभु का कहूँगा कि मेरे लिए वो सारी राहें तो भेड़ जी ने आसान कर दी हैं वो सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, किला नहीं है, कैंडिडेट पे बहुत फर्क पड़ता है। आज बात करें उसी चीज़ पे, आपका जो कैंडिडेट है उस पर चर्चा करें ना, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। इससे पहले सर्वेश जी वहाँ प्रधान रहे कीरतपुर में। जब आदमी प्रधान है तो आपको तो सेवा करने का पूरा अवसर मिला। सीट आई ओबीसी 2019 में, महिला आ गई वहाँ पे 2019 में। जब वो महिला सीट आई तो आपकी पत्नी 100 कुछ वोटों से चुनाव प्रधान का हार जाती है। तो क्या इसका मतलब अड़ोसी और पड़ोसी आपके जितने भी होते हैं वो रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं? इसका मतलब आपके गाँव के लोग आप पे भरोसा नहीं करते? आप ऐसा प्रत्याशी इस कुरैया के लोगों पे थोपना चाह रहे हैं जिनको गांव के लोगों ने अस्वीकार कर दिया। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कहीं ये समीकरण ऐसे बैठते हैं कि वो एक पूर्वांचल वाला पत्ता फेंका गया है और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो क्योंकि ये जो कुरैया पे जो चुनाव हो रहा है ये केवल कुरैया का चुनाव नहीं है, ये चुनाव के बहुत सारे समीकरण जो है किच्छा विधानसभा की आने वाली 2027 की भूमिका भी तय कर रहे हैं। क्या उन्हीं सब के लिए ये सब चीज़ें तय की गई है? आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि एक तो पूर्वांचल, देखिए पूर्वांचल समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है, उसका देता हूँ उदाहरण। भारतीय जनता पार्टी ने राजेश शुक्ला जी को टिकट लगातार देती आ रही है विधायक में। भारतीय जनता पार्टी अरविंद पांडे जी को टिकट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी राजेश कुमार को 9 में से 3 विधानसभा की सीटों पे पूर्वांचल समाज के लोगों का सम्मान करते हुए टिकट दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूर्वांचल समाज के लोगों का विश्वास और पूर्वांचल समाज के लोग नहीं जुड़े होते, मैंने कहा वही पत्ता फेंका तो अगर पूर्वांचल समाज के लोग नहीं जुड़े होते तो 3 सीटें, 9 में से 3 सीटें जातिगत आंकड़ों पर नहीं बनती हैं। तो ये जातिगत वाला ये कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। भ्रांति फैलाने की एक मूछ वाले नेताजी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठीक है, हाँ, उन पे भी मैं बोलता हूँ कि भाई वो आज कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने के बाद में जब अभी क्या हुआ है कि 5 जगह पे किच्छा का टिकट बांटा गया, किच्छा का टिकट एक ही को मिलना और वो भी तय है। जिस दिन ये टिकट कटेगा 6 महीने के बाद में सबसे मोटी मोटी गाली मूंछों वाले नेताजी ही देते हुए नजर आएंगे। गलतफहमी में है। देखिए, मैं प्रैक्टिकली आदमी हूँ, प्रैक्टिकली व्यक्ति हूँ। पूर्वांचल समाज का पूरा समर्थन मेरे और मेरी पत्नी के साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। पूर्वांचल समाज का हर एक वोटर भारतीय जनता पार्टी को लाइक करता है, प्यार करता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में 3 कैंडिडेट पूर्वांचल समाज के दे रही है। आज तक कांग्रेस ने कौन से पूर्वांचल समाज के व्यक्ति को टिकट दिया विधायक में? आप बताइए। बड़ा सवाल है। नहीं दिया ना। तो पूर्वांचल समाज का आपके लिए वोट बना हुआ है। आपने एक छोटा समर्थित, मैं इसे बहुत छोटा कह रहा हूँ, जो हमें टिकट मिला है बहुत छोटा है भाई। एक जिला पंचायत सदस्य क्या होता है, वो समर्थित है, वो डायरेक्ट सिंबल का पहला चुनाव है। आपने कांग्रेस की तरफ से एक भाई ऐसे कैंडिडेट को उतार के जो वहां से अपना ग्राम प्रधान हारा हो, आपको कैंडिडेट नहीं मिला। धर्मपुर से तलाश किया, छतरपुर में भी किया, अपने बिंदुखेड़ा भी बात की, आपने पूर्व प्रमुख से भी बात की। जब कहीं कुछ नहीं तैयार हुआ तो आपने उनसे बात की। ऐसा नहीं है आपको कैंडिडेट नहीं मिला, अच्छी बात है, आपको कैंडिडेट वो मिला जिसको वहाँ की पब्लिक ने नकार दिया, वहाँ की पब्लिक ने भरोसा नहीं जताया। और आज आप कुरैया की जनता के ऊपर, कुरैया के वोटरों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। आप ऐसा फ्रेश चेहरा लाते हैं ना जिसको काम करने का विजन हो। जब उनके पति देव को 5 वर्षों के कार्यकाल के बाद में वहाँ के लोगों ने अस्वीकार कर दिया, तो आपने कैसे फैसला ले लिया कि उसको कुरैया की पूरी जनता स्वीकार कर लेगी? बड़ा सवाल है जी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने बात कही है, हालांकि इस मामले में संदीप चीमा ने भी टिकट भरा था, पर्चा दाखिल किया था अपनी भतीजी का, और मुझे लगता है कि कहीं संदीप चीमा ही अगर ऐसी स्थिति में भी उम्मीदवार होते हैं
तो मुश्किलातें शायद थोड़ी ज़्यादा रहती और ये फाइट नेक टू नेक रहती। एक और बड़ा समीकरण है, एक बड़ा जातिगत समीकरण चलता है, कुरैया सीट जो है उसमें कांग्रेस का ये मानना है कि एक अल्पसंख्यक समाज है जो हमेशा, जिसकी वोट बैंक की राजनीति यहाँ ध्रुवीकरण चलता है, वो एक वोट बैंक का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो हमेशा कांग्रेस के साथ चलता है। वो समीकरण कैसे सेट बैठ रहे हैं? देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। सितारगंज विधानसभा है। सितारगंज विधानसभा के अंदर लगभग 8,000 मुस्लिम वोट सांसद में अजय भट्ट जी को मिलते हैं, विधायक में दोनों बार से सौरभ भगवाना जी को मिलते हैं। ये किसी के लिए कह देना गलत है कि मुस्लिम वोट को आप अपना वोट बैंक समझ के कि ये तो मिलना ही मिलना है, ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा आपकी गलतफहमी है। पदाधिकारी हैं बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज 5 राज्य मंत्री मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप मुस्लिम को आप ऐसा सोच सकते हो, आप हो सकता है कि जबकि लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज का सम्मान करे, साथ लेके चल रही है। अभी देखिए ना, अपने फरजाना बेगम जी को बनाया, खतीब अहमद है, सादाब समझी हैं, ठीक है। कितने लोग हैं अपने, ये हैं बहन जी हमारे काशी। मैं बहुत अच्छा अध्ययन करके आए कि उपेंद्र चौधरी इस मामले में। नहीं, मैं प्रैक्टिकली, देखिए अध्ययन नहीं, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि आप मुस्लिम समाज को वोट बैंक ना समझें। लगभग 7,000 हमारा मतदाता मुस्लिम समाज का है। उस 7,000 मतदाता को आप अपनी पेटी में ना समझें। इस बार जब पेटी खुलेंगी तो पैर तले की जमीन खिसक जाएगी, पैर तले की। उपेंद्र चौधरी ने 10 वर्षों तक बाजपुर में काम किया है। इसी वजह से ही उपेंद्र चौधरी को बाहरी कहा जाता है। नहीं, मैं बाहरी नहीं, मैं रुद्रपुर रहते हुए रोज सुबह जाता था। मैं जिस नेता ने मुझे खड़ा किया, स्थापित किया, मैं आज भी उनका एहसानमंद हूं। उन्होंने मेरे को खड़ा किया, मेरी ड्यूटी थी, मेरी ईमानदारी से ड्यूटी थी कि मैं उनके क्षेत्र को संभालूं। हाँ, जिस दिन से मैंने उनका साथ छोड़ा या मैं अलग हुआ हूं, उस दिन से आज तक मेरी नमस्ते नहीं हुई, मैं सामने नहीं पड़ा हूं, क्योंकि मैं सामने नहीं आया आज तक कभी। मेरा काम है अब भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना। और अब मैं उतनी ईमानदारी से कुरैया की जनता की सेवा करूंगा, मेरी पत्नी सेवा करेगी। क्या एजेंडा है उपेंद्र चौधरी का? क्या कहना चाहते हैं जनता से? ऐसा जनता के साथ एक अपील है। आज मैं वोट लेने से पहले, चुनाव से पहले तो कुछ भी बोल दूंगा, वो एजेंडा नहीं हो सकता। पब्लिक की सेवा मेरा पहला कर्तव्य है, मेरी पत्नी का। देखिए, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, सेवा कर पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा कर पाएगा। कांग्रेस वाले की चिट्ठी ही आगे नहीं जाएगी, ले ही नहीं जा पाओगे, कैसे करोगे? जैसे संदीप चीमा जी ने एक दिन बोला, वो मजबूर हो जाता है आदमी जब विपक्ष में बैठा होता है, तो सुनवाई नहीं होती है, तो विपक्ष का आदमी काम नहीं करा पाता है। देखिए, आपके संबंध भी चाहिए होते हैं, आपके ऊपर नेता का आशीर्वाद चाहिए होता है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद चाहिए, सांसद का आशीर्वाद चाहिए। आप कैसे करा के लाओगे? सांसद से फंड लाना आप कैसे लाओगे? मुख्यमंत्री जी से लाना आप कैसे लाओगे? आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, आप जाओगे नहीं। आप यहाँ झूठ बोलो, मिलना नहीं चाहते हैं, टाइम मिलता ही नहीं है, झूठ बोलते हैं ना, यहाँ जाना नहीं चाहते। जाएंगे, खर्चा होगा, लाने के लिए लगना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले यहाँ देहरादून जाओगे तो आप 5, 7, 10, मैं मानूं कि जिला पंचायत की सीट पर अगर वो बात जो आंकड़े आप कहते हैं कि वो मंत्री तक पहुंचना, वो सांसद तक पहुंचना, वो सीएम तक पहुंचने के लिए, उस मामले के लिए उपेंद्र चौधरी एक बिल्कुल काबिल कैंडिडेट है। देखिए, मैंने 100 रुपए लेके मोहर नहीं लगाई है, ठीक है। बड़ा लंबा आरोप लगा। हाँ, नहीं, मैं प्रूफ कर दूंगा। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि हमारे बड़े नेता जो उनको लड़ा रहे हैं, उनके अजीज दोस्त, गुरु कहते हैं उनको, उनकी फैक्ट्री लग रही थी वहीं पर पानी की। मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, खुल के नहीं। उसकी एनओसी होनी थी। एनओसी के लिए उनके पीआरओ साहब वहां पर 5 बार गए, मोहर नहीं लगी। जब उन पीआरओ साहब ने जाके 25,000 रुपए लिफाफा दिया तो तुरंत मोहर लग गई। ऐसे व्यक्ति को आप कैंडिडेट बना रहे हो। आप जाके एक बार ना ग्राउंड सर्वे करिए। अगर कोई भी मकान बनता था तो 2 से 5,000 रुपए अगर जब तक उनके पास नहीं जाते थे, मकान का काम रुकवाया जाता था। मैं कीरतपुर की बात कर रहा हूँ। कीरतपुर ग्राम पंचायत से मेरी पत्नी 1200-1300 वोटों से लीड लेकर आएंगी। ये मेरा भरोसा है उस जनता की वजह से, ये मेरा विश्वास है। कितना स्टडी करके आए उपेंद्र चौधरी इतने दिनों में? कितना स्टडी करके? देखिए, मेरा काम, मैं इलेक्शन के मैनेजमेंट का व्यक्ति हूँ। पहली बार ईश्वर ने मेरे को लड़ने का मौका दिया है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस तरह की प्रेस बाइट मैंने अभी तक उपेंद्र चौधरी की देखी नहीं है कहीं भी है करके। तो क्या मैनेजमेंट ही संभालने का? मेरा काम मैनेजमेंट का होता था। आज मैं इतना तगड़ा मैनेजमेंट, आज मैं अपनी पत्नी के चुनाव का मैनेजमेंट संभालूं तो मेरे को पूरा भरोसा है। तो अभी क्या है फिर आगे? आपको कैसा लगता है कि चुनाव का क्या? बहुत अच्छा है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही। मेरी पत्नी के चेहरे पे देखिए ना, जो पिछले 25 दिन से धूप में जो दौड़ रही है, चले, उसके चेहरे पे कहीं शिकन है? मुस्कुराहट है ना। हर माता का, हर पिता का, हर बुजुर्ग का उसको आशीर्वाद मिल रहा है, और नीचे से पैर से चरण छू के आशीर्वाद मिल रहा है, घुटने से नहीं मिल रहा है। वो आशीर्वाद ले रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है।
कुरैया की जनता इस बार इतिहास रचेगी और ऐतिहासिक वोटों से हम लोगों को विजयी हासिल। क्या मतलब मैं मानूं कि अगर कुरैया पे अगर आज उपेंद्र चौधरी काबिज होने वाले हैं तो फिर कांग्रेस का पूरा धरातल से सूपा साफ होने वाला है? नहीं, देखिए मैं किसी के लिए ऐसा नहीं बोलूंगा। नहीं, मेरे को लगता है कांग्रेस की अंतिम सीट है। देखिए 66 विधानसभा पे कांग्रेस का अब कुछ बचा नहीं है और कांग्रेस की आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं, उम्मीदवार नहीं है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी का सोपड़ा साफ कर पाऊँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था। मैंने जब आपके भाई के साथ में यहाँ काम शुरू किया था, मनोज भाई ने मेरी बड़ी मदद की, तो मेरे पास में उस समय साइकिल होती थी। उसके बाद स्कूटर भी मैंने आपके भाई के साथ में जाके खरीदा है, पुरानी बात। तो मैंने इस सब चीज़ों से जब यहाँ पर इतना चल के आया हूँ तो मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है और मुझे उम्मीद है मेरी ईश्वर ने कभी निराश नहीं किया, कभी निराशा नहीं मिली और इसमें भी निराशा नहीं मिलेगी। मुझे बहुत भरोसा है और भरोसा इसलिए भी है कि मेरा काम करने का तरीका, मेरा लोगों के बीच में जाने का। एक मैंने स्टेटस लिख दिया था एक बार बहुत पहले, और कम लाइनों में लिखने का मेरे एक शौक है। मैंने उसमें एक चीज़ लिख दी थी, क्या ये चुनाव जाट वर्सेस पूर्वांचल चल रहा है क्या? देखिए ये सब चीज़ें गलत है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज भी साथ खड़े होकर चुनाव लड़ा रहा है। ये समाज को इधर उधर बांटने की अगर ये बात करेंगे तो कल को 3 टिकट जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? ये बताएं, इन्होंने आज तक कभी पूर्वांचल समाज के लोग को टिकट क्यों नहीं दिया? भेड़ जी को इतना प्रेम है, पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, भेड़ जी अपनी सीट खाली करें, पूर्वांचल के व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं। सीट कोई नहीं छोड़ता। नहीं, छोड़ सकते हैं। हमारे किन्नू शुक्ला जी के लिए भेड़ जी सीट छोड़े, उन्हें चुनाव लड़ाएं। मैं भी जाके चुनाव लड़ाऊंगा, मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी, मैं लड़ा दूंगा। कौन सीट छोड़ता है? नहीं तो फिर भेड़ जी ये पूर्वांचल के पश्चिमी की बात देखो, उनको पता है वहाँ पर कि मैं पूर्वांचल और पश्चिमी वाले में नहीं, मैं एक हिंदू व्यक्ति हूँ और मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं सर्व समाज को साथ में लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं किसी एक समाज का नहीं हूँ। मेरा नेचर अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं करता। मेरे सब लोग साथी हैं, सहयोगी हैं, मेरे को बहुत सहयोग कर रहे हैं। चलिए कुछ अपील अपनी जनता से आप करना चाहें। उपेंद्र चौधरी इस समय मैदान पर हैं और कुरैया क्षेत्र की 29 गाँव की जो जनता है, लगभग 29,000 मतदाताओं से एक अपील करूँगा कि आने वाली 28 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान, और मेरी पत्नी का चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, जो उन्नति का, रोशनी का और खुशहाली का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। उस पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं और मेरी पत्नी आने वाले 5 वर्षों तक जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून बहाएंगे और आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। आज मेरे पास में बोलने के लिए सिर्फ शब्द हैं, कल मैं सेवा करके आपके दिल में स्थान हासिल करूंगा। ठीक है, तो अभी नाराजगियां खत्म नहीं हुई हैं, नाराजगियां इस कैमरे के बाद भी रहने वाली हैं। तो साथियों, ये मेरे साथ उपेंद्र चौधरी थे, जो इस समय मौजूदा समय में ओबीसी महिला सीट होने की वजह से मैदान पर जिनकी पत्नी कोमल चौधरी, जिनको लगातार आप पिछले कुछ दिनों से डोर टू डोर कन्वेंसिंग करते हुए देख रहे हो। आप मात्र 24 घंटे आपके पास और बचे हुए हैं और कल इसी टाइम तक मेरे ख्याल में कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद सारे गुणा भाग वाले जो समीकरण लगने वो है, और आपने कहा आप मैनेजमेंट देख रहे हैं। ऐसे में देखते हैं कि जनता आप पर कितना भरोसा जताती है। लेकिन लगातार पिछले कुछ सालों से इस सीट पर कांग्रेस का काबिज रहना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि सीट कांग्रेस की ओर पर झुकाव रहा है। लेकिन उपेंद्र चौधरी का कहना यह है कि इस बार आंकड़े बदलने वाले हैं। अगर ऐसे कहने पर बीजेपी ये सब करने पर कामयाब हो जाती है और उपेंद्र चौधरी सीट को जीतकर मैदान पर आते हैं, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं और कोई इस बात में से मैं पीछे नहीं हटना चाहता हूँ कि कांग्रेस का इस पूरे इलाके से अब सूपड़ा साफ होने वाला है, अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन ये सब भविष्य के घर में है। लेकिन साथियों, मेरी कुरैया की जनता से निवेदन है कि 28 तारीख को जाकर मतदान अवश्य करें और पहले मतदान करें, उसके बाद और सोच समझकर मतदान करें, जिसे भी आपकी कैपेबल कैंडिडेट के तौर पर मैदान पर देखते हैं। ये अब आपका कीमती समय है, अब इन्होंने कैंपेनिंग के लिए भी जाना है। धन्यवाद है आपका, आपने बीच में निकल कर धन्यवाद और नमस्कार मुझे समय दिया है इसके लिए, और आपको शुभकामनाएं हैं मेरी। आप जीत कर आएँ, अगर आप जीत कर आते हैं तो फिर किसी दिन किसी जगह बैठकर आपसे उस दिन नाराजगियां जाहिर की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेनी भाई। तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। मुझे विदा दीजिए। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्जवल के साथ। धन्यवाद।